आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जय भीम। जय भीम। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर गत 1 अप्रैल से डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तेलका से आरंभ हुई सामाजिक न्याय यात्रा के अंतर्गत आज चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर भवन चंबा में इस विशेष बैठक के लिए उपस्थित बंधुवर, मंच पर शोभायमान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून के लिए राज्य गठबंधन की ओर से आए सुखदेव विश्व प्रेमी जी, धर्मपाल चंद्रा जी, सेवानिवृत्त IFS, इसको करना है, मंचासीन भू अर्जन अधिकारी राजा का तालाब केशव जी, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकारिणी सदस्यगण, इस बैठक में उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, कोई बात, युवा वर्ग और इस कार्यक्रम में इस सामाजिक न्याय यात्रा के संदर्भ में रखी गई इस विशेष बैठक में उपस्थित समस्त महानुभाव, मैं आप सबका अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सामाजिक न्याय यात्रा के संदर्भ में चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर भवन चंबा में रखी गई इस विशेष बैठक के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, हिमाचल प्रदेश में SC/ST सब प्लान के लिए विशेष एक्ट बनाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बजट का आवंटन हो। आवंटित बजट की 100% धनराशि SC/ST वर्ग के विकास के लिए खर्च की जाए, जिससे अगर हम इस एक्ट के बने, जो कि सबसे पहले भारत की अगर हम बात करें तेलंगाना में लागू किया गया, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई इस एक्ट को लागू करवाने के लिए, और 100% जो राशि इसके लिए बजट द्वारा स्वीकृत होती है वो SC/ST वर्ग के लिए खर्च की जाती है, जिससे अपेक्षित लाभों की अगर हम बात करें, जनसंख्या के अनुपात में इस एक्ट के आने के बाद बजट का आवंटन होगा। 100% राशि SC/ST के अंतर्गत आने वाले युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए खर्च की जाएगी। उच्च क्वालिटी की और गुणात्मक अगर हम शिक्षा की बात करें, विद्यार्थियों को, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स, आर्थिक सहायता का प्रावधान होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होगा, पुस्तकालयों का निर्माण होगा, विश्वविद्यालयों का निर्माण होगा, महाविद्यालयों का निर्माण होगा, और सभी के लिए समान अवसर सभी क्षेत्रों में, खेल में हो, शिक्षा में हो, नौकरी में हो, मिले। और जो बजट जिस वर्ग के लिए आया है उन्हें उसका लाभ मिले, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। और अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें, एक स्टेट कोएलिशन बना और जिन्होंने स्टेट में लीड करना शुरू किया, और उसके चलते आज घर घर तक ये बात पहुंचाने के लिए लोगों को इस एक्ट के बारे में बताया जाए, इस एक्ट का क्या लाभ मिलने वाला है। जब तक लोगों को ये
एक्ट, ये जो आंदोलन है, जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक इस एक्ट को लागू करवाना मुश्किल है। ये सोचकर इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये सामाजिक न्याय यात्रा 1 अप्रैल से शुरू हुई है और पूरे हिमाचल में लगभग शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति को अगर छोड़ दे तो लगभग 7 या 8 जिलों से होते हुए ये सामाजिक न्याय यात्रा जो है वो 17 अप्रैल को बिलासपुर में इसका समापन होगा। इस दौरान सभी जिलों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए जो हमारे विधानसभा में जो विधायक बैठे हैं या लोकसभा के सदस्य हैं, उन्हें उन तक ये बात पहुंचाई जाए, उनके द्वारा, उनके माध्यम से विधानसभा में, उनके माध्यम से लोकसभा में ये बात उठाई जाए। और 14 अप्रैल को विभिन्न स्थानों पर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाए, उस दौरान भी इस बात को जोर शोर से उठाया जाए। घर घर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, लोगों को इस आंदोलन में जुड़ने के लिए बताया जा रहा है और उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि इस एक्ट का आम जनमानस को क्या लाभ होने वाला है, क्या उसका फ़ायदा होने वाला है। जब तक ये लोगों के जहन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, इसको एक जन आंदोलन बनाना मुश्किल था। इसी के मद्देनज़र जब राज्य स्तर पर, जब जिला स्तर पर, खंड स्तर पर जब सुझाव मिलते हैं तो उन सुझावों के द्वारा ही अंततः इस तरह की जो गतिविधियां उसका आयोजन किया जा रहा है। और आज हम देख पा रहे हैं कि पूरे हिमाचल में ये एक जन आंदोलन के रूप में बनता चला जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए, पिछले कल की अगर हम बात करें तो चुराह में ये न्याय यात्रा पहुंची थी, तेलका से चले थे और आज चंबा में है और इससे आगे हम डलहौजी से होते हुए और पूरे हिमाचल का चक्कर लगाते हुए 17 अप्रैल तक ये आंदोलन और ये सामाजिक न्याय यात्रा इस तरह से चलने वाली है। तो ये अगर हम स्टेट कोalition की बात करें, बहुत से हमारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत से हमारे अम्बेडकरवादी हैं जो इस ध्येय को लेकर चले हैं कि इस एक्ट को हम किसी भी तरह से हमें हिमाचल प्रदेश में लागू करवाना है और जन जन तक इसका लाभ पहुंचाना है। और जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक जन जन तक इसका संदेश नहीं पहुंचेगा, इसको लागू करवाना मुश्किल है। तो इसी के लिए इस तरह की न्याय यात्रा, हस्ताक्षर अभियान और घर घर तक इस बात को पहुंचा के पैम्फलेट के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से उसको पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी जो कोalition कमेटी है स्टेट की, डीपी चंद्रा जी हो, चाहे बिशप प्रेमी जी हो या इनकी पूरी टीम हो। बहुत से इसमें ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इफेक्टिव सोसाइटी के अगर हम कहें ध्येय को अपनाते हुए ये पूरे समाज को इसका लाभ पहुंचाने के लिए पूरे हिमाचल में जोर शोर से कभी विधानसभा में पहुंचते हैं, कभी SC/ST से जुड़े हुए विधायक महोदय हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, उनका घेराव करते हैं, उन तक बहुत बात पहुंचाते हैं या उनके माध्यम से विधानसभा या लोकसभा तक ये बात पहुंचाई जाती है। तो आज हम इस बैठक के माध्यम से कि होस्ट इंस्टीट्यूशन या होस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी आज यहाँ पे अम्बेडकर सोसाइटी और अन्य संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से हम इनका धन्यवाद करते हैं कि पूरे हिमाचल में इस तरह का इन्होंने अभियान छेड़ा है और उम्मीद करते हैं कि इसका एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट हमें आने वाले समय में मिलने वाला है। तो एक बार पुनः मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप सब का भी, क्योंकि इस तरह की विषम परिस्थितियों में एकदम से मौसम ख़राब हुआ और जो हमारा समय था इस बैठक का उसके लिए आने के लिए बहुत से लोग आ रहे थे जो बारिश की वजह से बीच में फंस गए, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हमारे बीच जुड़े हैं। आप सबका भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि विशेष कानून है, इसकी चर्चा के लिए आप सब तक इस मुद्दे को पहुंचाने के लिए ये क्या है, इसका क्या लाभ हमें मिलने वाला है और किस तरह की गतिविधियां जो है वो लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही हैं। तेलंगाना से बहुत से लोग हैं जो जब से हम जुड़े हैं हम इनसे बात कर रहे हैं और ये हमें बताते हैं कि किस तरह से तेलंगाना से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा अभियान चला हुआ है, किस तरह से उन्होंने ये अभियान चलाया, किस तरह उनको जीत मिली, किस तरह से उन्होंने वो एक्ट लागू करवाया और बाकी प्रदेशों में भी काफ़ी जोर शोर से ये मुद्दा चल रहा है। इसके बारे में विस्तृत रूप से आपसे ये चर्चा करेंगे जो हमारे स्टेट कोalition के सदस्य हैं। इसी बीच मेरा निवेदन रहेगा अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के अध्यक्ष योगेश्वर जी से कि वो मंच पर आए और इस अवसर पर अपनी बात रखें। योगेश्वर और SC/ST सब प्लान के राज्य गठबंधन के मेंबर श्री सुखदेव विश्व प्रेमी जी, आपका यहाँ आने पर
अंबेडकर मिशन सोसाइटी तथा अन्य सभी सामाजिक संस्थाएं स्वागत करती हैं। साथ में इनके साथ आए सदस्य हमारे ही चंबा के श्री धर्मपाल चंद्रा जी, सेवानिवृत्त IFS, आपका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर केशव जी, भू अर्जन अधिकारी, राजा का तालाब, आपने समय दिया इस विशेष मुद्दे के लिए, आपका भी यहाँ स्वागत है। यहाँ उपस्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री मनोहरलाल तेशी जी, गुरु रविदास सभा चंबा के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सूर्य जी, अम्बेडकर यूथ क्लब के अध्यक्ष श्री कार्तिक लोहार जी और अन्य सभी जो यहाँ उपस्थित महानुभाव और साथ में जो मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव हैं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। सर्वप्रथम हम जिस मुद्दे पे यहाँ बात करने वाले हैं वो मुद्दा जो है, जो SC/ST सब प्लान है, उसके अंतर्गत जो सुविधाएं या जो मिलने वाला है उसके ऊपर बात चर्चा की जा रही है। और ये संवैधानिक मुद्दा है। आर्टिकल 46 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें भी ये निहित है कि जो विशेष लाभ दिए जाने वाले हैं, विशेष लाभ इसलिए दिए जाने वाले हैं क्योंकि जो काफ़ी बड़ा तबका जो प्रोग्रेस करने से वंचित रह गया था, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रयास करने चाहिए। तो इसी कड़ी में जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसमें क्या उन्नति की जानी चाहिए और किस तरह से उसको आगे उन जो मुख्य धारा से जो छूट गए हैं उनको लाना है, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, इसके लिए ये चला हुआ है मुहिम। और साथ में जो SC/ST सब प्लान का जो मुख्य मुद्दा है वो इसीलिए है कि जो एक्ट इसको इसलिए बनाया जाए ताकि जो बजट का आवंटन हो वो कहीं और किसी और में वितरित ना हो जाए। होता क्या आ रहा है कि बजट का आवंटन तो हो रहा है, लेकिन बोलने को वो बजट का आवंटन हो रहा है, लेकिन वो बजट कहीं और खर्च किया जा रहा है। बोलने को तो ये SC/ST कंपोनेंट प्लान में बजट का आपको एलोकेशन हो गई है, लेकिन वो कहाँ खर्च किया जा रहा है? वो हाईवे में खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल्स में खर्च हो रहा है। रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स जो हमारी हुई थी वहाँ भी ये खर्च किया जा रहा है। अब हर जगह खर्च होना चाहिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो बजट जिस विशेष समुदाय के लिए, जिस कार्य के लिए आवंटन हो, उसी में उसका खर्चा हो, व्यय हो, और ताकि समाज जो है वो उन्नति कर सके। तो उसके लिए जो है वो एक्ट का प्रोविज़न करना है। जब तक इसमें एक्ट नहीं बनेगा तब तक ये बजट जो है वो डाइवर्ट होता रहेगा। तो इस डाइवर्शन को बचाने के लिए, रोकने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और हम तारीफ़ करते हैं हमारे राज्य गठबंधन के जो सदस्य हैं, जो पूरे हिमाचल में ये दौरा कर रहे हैं इस सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान, सभी को इसके बारे में अवगत करवा रहे हैं। और ये इसीलिए अवगत करवा रहे हैं कि हमें पता चले कि जो बजट हमें अलॉट हो रहा है तो वो कभी मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं सराहना करता हूँ विश्व प्रेमी जी की, जो काफ़ी समय से, लगभग 3 वर्षों से ये प्रयास चला हुआ है। ये 2023 से चला हुआ प्रयास ये, और आज 3 साल हो गए। और ये लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री साहब से भी मिल चुके हैं, और जो हमारे जो SC/ST जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से MLA हैं उनसे मिल चुके हैं। और अंबेडकर मिशन सोसाइटी यहाँ चंबा में हमारे जो सदर चंबा के विधायक है श्री नीरज नगीर जी, उनसे भी मिल चुके हैं। उनको भी हम इसके बारे में अवगत करवा चुके हैं कि ये जो इसकी आवाज़ आप विधानसभा में उठाइए और इसके बारे में कुछ विचार विमर्श कीजिए। तो इसी तरह से ये मुहिम को अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे तभी फ़ायदा होने वाला। फ़ायदा होगा कैसे? अगर हम ये एक जन आंदोलन बनेगा तभी फ़ायदा होगा। जो विशेष मुहिम है इसके बारे में अवगत हो। अभी रिसेंटली जो ये कानून बना है तेलंगाना और इसके अलावा और 5 राज्य और हैं, वहाँ ये चला हुआ है। और जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो तेलंगाना का है। तेलंगाना में इसका चला हुआ है। और जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के लिए वहाँ यहाँ से जा रहे हैं। पूरे इंडिया में जो बच्चे हैं उनसे भी
ज़्यादा बच्चे तेलंगाना से जा रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, और यहाँ ही नहीं वो फॉरेन में भी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये आप बच्चों के लिए, ये जो यूथ है हमारा, इनको इसमें विशेष लाभ होने वाला है इस SC/ST प्लान से। दूसरा अगर हम देखते हैं तो नौकरियां हमारे पास इतनी है नहीं, या इतना है नहीं स्कोप की नौकरियां कर सकें, तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो है कोई भी व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसे मान लो नौकरी के अलावा अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहें तो उसके लिए भी उसमें प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? आपको उसमें जो आर्थिक मदद है तो वो दी जाएगी। आर्थिक हिस्सेदारी की बात हो रही है इसमें जो, और ये कैसा हिस्सा होगा इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ मैं कि जैसे जो SC/ST की जो जनसंख्या है जितनी है, उसका जो जितना % या हिमाचल में बनता है उतना आपको जो है वो बजट आवंटित किया जाएगा। जैसे मान लो अभी रिसेंटली 57,000 करोड़ का बजट जो हिमाचल को सैंक्शन हुआ है, तो मेरे ख्याल लेटेस्ट जो सेंसिस है सर वो 33% तो SC/ST हो चुके हैं। तो 19,000 करोड़ के लगभग जो बजट का आवंटन होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये कुछ ये स्टैटिक्स जो डाटे हैं सर्वे ने काफ़ी मेहनत से राज्य गठबंधन इकाई है इन्होंने इकट्ठे किए हैं, और इसमें अगर हम देखें तो 2018-19 में जो बजट आवंटन हुआ है वो होना चाहिए था 1309 करोड़ रुपये, और उसमें जो यूज जो हुआ है जो उसका प्रतिशत कितना है 2.97, मतलब 2 रुपये 97 पैसे, 100 रुपये में से हमें 2 रुपये 97 पैसे मिले। बाकी कहाँ गया? बाकी मैंने जैसे आपको बोला है, बाकी हमारा जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सब कुछ जो बन रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि वहाँ खर्च हो रही है पैसे। तो 100% जैसे अभी आपको बताया भी गया कि 100% कैसे इसको यूज़ किया जाए यहाँ पर, उसके लिए एक्ट का बनने के लिए तो कल को अगर हमें कोई एजुकेशन डील करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। उसी तरह से 2019-20 में जो बजट का आवंटन हुआ है उसका मतलब मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ 3% हमें मिला है, 3%, और 2020-21 से 1.96% हमें मिला है। 2021-22 में तो 0% बता रहे हैं यहाँ पर, सब क्या 0 ही है जो आवंटन हुआ है। नहीं, जो मिलना चाहिए था जो मिलना चाहिए था कहीं और खर्च हो गया। तो इस तरह से ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, तो इसको किस तरह से इसमें सुधार लाया जाए। देखिए प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि बाकी प्रोग्रेस को छोड़ दिया जाए, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि सभी तरक्की करें, सभी बढ़ें, सभी आगे बढ़ें। जो भी एक व्यक्ति जो मतलब जो एक अंतिम व्यक्ति है वो भी तरक्की करे, जो जिसके पास कुछ नहीं है, जो बिल्कुल ही जीरो है, जो शून्य है, वो भी तरक्की के, ये है हमारा। और हम लोग जो जुड़े हैं, चाहे वो अम्बेडकर मिशन सोसाइटी है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी है, चाहे वो राज्य गठबंधन के सदस्य हैं, हम लोग इसी मकसद से यहाँ जुड़े हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, क्योंकि बाबा साहब ने हमें ये बताया गया है कि पे बैक टू सोसाइटी करना है। तो सोसाइटी को पे बैक तभी कर पाओगे आप जब आप जुड़ोगे, जुड़ेंगे नहीं तो कैसे वो संभव नहीं हो पाएगा। तो यही कोशिश चली हुई है, और हम सराहना करते हैं जो हमारे स्टेट कोalition है कि इनके प्रयास काफ़ी फ्रूटफुल हो रहे हैं, और हम आशा भी करते हैं कि आगे भी ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और हम इनका साथ देते रहें, और जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत पड़े हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें, यही मैं आशा करता हूँ। और एक बार पुनः मैं सभी का यहाँ जो हमारे महानुभाव आए हैं, आप सभी लोग यहाँ सामने बैठे हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत। और जिस प्रकार से बताया गया कि इस एक्ट के बनने के बाद सभी के लिए समान अवसर मिलने वाले हैं, रोजगार स्वरोजगार के लिए विशेष फंड की व्यवस्था, कौशल विकास के लिए विशेष प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, हस्तकला बुनकर इत्यादि के लिए, शिल्पकारों के लिए प्रोत्साहन होना, स्वरोजगार का प्रबंध होना, खेती बाड़ी, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, इस तरह से आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाना इस एक्ट का, और इससे जो बजट होगा उसका मुख्य लक्ष्य रहेगा। ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत सी विशेष
योजनाएं हैं जो इसमें संभवतः शामिल की जानी है। आगे बढ़ते हुए मेरा निवेदन रहेगा श्री जितेश्वर सूर्य जी से कि हमारे इस अवसर पर अपनी बात रखें। जितेश्वर हमारे स्टेट कोalition फॉर SC/ST जो राज्य स्तरीय गठबंधन एक विशेष मांग को मौजूद हैं, विशेष तौर से हमारे गेस्ट के रूप में सुखदेव विश्व प्रेमी जी, आदरणीय DP चंद्रा जी जो कि सेवानिवृत्त IFS अधिकारी हैं, श्री केशव जी जो यहाँ हमारे चंबा में ही मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेज में ये एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं। आजकल ये राजा का तालाब में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। मंचा सिंह सावंत जी, जेई साहब, हमारे योगेश्वर जी, ML हितैषी जी जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के प्रधान हैं, जितेंद्र सूर्य जी जो श्री गुरु रविदास महासभा के प्रधान हैं, कार्तिक लोहारक जी जो कि अम्बेडकर यूथ क्लब के प्रधान हैं, अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंचा सिंह हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं इस जनसभा में। हमें आवश्यकता क्यों पड़ी ये मांग उठाने की कि कोई विशेष कानून बनाया जाए, जबकि हम पीछे नजर दौड़ाएं तो पहले हमारे हिस्से में कम से कम 15% का बजट जो था वो मुहैया करवाया जाता था, जो केवल SC/ST पर ही खर्च होता था। जितना बजट राज्य सरकार का होता था उसका 15% बजट जो था वो कम से कम इतना हमारे ऊपर खर्च होता था। और धीरे धीरे कई सरकारें आई, वो चाहे एक सरकार हो, क्योंकि यहाँ रिपीट होती है, कभी कांग्रेस है, कभी BJP है, कोई भी सरकार रही हो, धीरे धीरे ये जो बजट का अमाउंट है ये कम होता होता लगभग 1%। और मैं यहाँ आंकड़े देख रहा था कि 2020-21 में 1.96, 2021-22 में जो खर्च होना था बजट उसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि वो खर्च हुआ ही नहीं। और 23-24 में अगर हम देखें तो आवंटित बजट का जो परसेंटेज हमारे ऊपर खर्च किया गया वो मात्र 0.4% था। मतलब 100 रुपये में 4 पैसे जो है वो हमारे ऊपर खर्च किए गए। बड़ी दुख की बात है कि हमारा जो पैसा जो हमारे ऊपर खर्च किया जाना था वो किन्हीं और मदों पर डाइवर्ट कर दिया गया। ये हालात क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं। सरकार देख रही है कि हम हर बार बजट कम करते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठती है। ये तो हमारे जो स्टेट कोalition फॉर SC/ST के जो सदस्य हैं, इन्होंने एकत्रित होकर के लगभग पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं। लगभग 2-3 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। जब भी कोई ऑनलाइन बैठक होती है या कहीं बाहर कोई बैठक का आयोजन किया जाता है, एक बार हमारे चंडीगढ़ में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वहाँ भी हम विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे, तो वहाँ भी हमें इनके साथ इनके विचार सुनने का मौका मिला। वहाँ भी इसी बात पर विशेष चर्चा हुई कि किस तरह से इस सब प्लान को एक्ट का रूप दिया जाए, क्योंकि जब कोई एक्ट बन जाता है तो उस एक्ट के तहत जितना भी बजट सैंक्शन होगा उसको उन्हीं पर ही खर्च किया जाना बाध्य होगा। अगर किन्हीं कारणों से उस वर्ष वो बजट नहीं खर्च होता है तो वो अगले साल वो उतना सारा जो बचा हुआ पैसा है वो उसमें डाइवर्ट हो जाएगा और फिर अगले साल उसको खर्च करना पड़ेगा। हालांकि उसको तो उसी वर्ष खर्च करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर बच भी जाता है कहीं तो वो लैप्स नहीं होगा, वो अगले साल जाकर के बाकी बजट के साथ जुड़ जाएगा। मतलब हमारी जो समस्याएं आज उत्पन्न हो रही हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है,
अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे बच्चे जो है वो अगर किसी, जैसे तेलंगाना की यहाँ पर चर्चा हो रही थी, तो तेलंगाना में अगर हम देखें तो एक बच्चा अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर जाना चाहता है तो उसके ऊपर तेलंगाना की सरकार लगभग 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार है। तो ये हमारे लिए जो SC/ST जो विकास निधि कानून है, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो जितनी भी समस्याएं हैं वो धन के साथ जुड़ी रहती हैं। वो हमने चाहे हायर एजुकेशन हासिल करनी है, या हमने कोई बिजनेस करना है, या हमने कोई समाज के लिए किसी भवन का निर्माण करना है, हर जगह जो है वो हमें धन चाहिए। और ये जो धन है ये हमें तभी मिलेगा जब हमारे इस SC/ST सब प्लान को एक्ट का दर्जा मिलेगा। तो आप आज यहाँ पर क्योंकि हमारे बीच में ये जो सदस्य हैं हमारे स्टेट कोalition फॉर SC/ST के, ये हमारे साथ विस्तार में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो छोटा सा जो आंकड़ा मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया कि 0.4% जो बजट का जो है टोटल बजट जितना हमें अलॉट हुआ था 2023-24 में, उसका सिर्फ 0.4% जो वो हमारे ऊपर खर्च किया गया। तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है जो हम झेल रहे हैं। तो हमें आज यहाँ पर बैठ करके जो भी इससे विशेष तौर पे जो हमें ये दिशा निर्देश देंगे, हमें ये मान करके चलना होगा क्योंकि सरकारें जो है वो हमें पता है सरकारें बड़ी ढीठ होती हैं, ये आसानी से नहीं मानती हैं और ये सरकार भी नहीं मानेगी क्योंकि काफ़ी समय से हम इनके साथ जुड़े हैं, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम हर ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जाकर के विधायकों से मिले भी हैं, रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। इसका अर्थ अल्टीमेटली ये है कि ले दे करके हो सकता है हमें सड़कों पर उठना पड़ेगा, तो हमें सड़कों पर उठने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः अपने जो स्टेट कोalition फॉर SC/ST के जो सदस्य आज हमारे बीच अपना समय निकाल करके, देखिए बहुत ये जो 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक जो सामाजिक न्याय यात्रा इस संबंध में 1 से लेकर के 17 तारीख तक जो सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ये अपने सारे कार्यों को छोड़ करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो बातें ये हमें बताएं वो हम कम से कम अपने लोगों तक जो हमको पहुंचाएं और आने वाले समय के लिए हम उनको तैयार कर पाए। जय भारत, जय भीम। ये थे जितेश्वर जी जिन्होंने SC/ST सब प्लान के संदर्भ में अपनी बात रखी और आप सबको बताया कि किस तरह से इसका क्या इतिहास रहा है और किस तरह से बजट का प्रावधान किया जाता रहा है। बजट के किस तरह से अपेक्षित है कि बजट का प्रावधान इस एक्ट के बनने के बाद हो। अब मेरा निवेदन रहेगा भू अर्जन अधिकारी राजा का तलाश श्री केशव जी से कि वो मंच पर आए और अपनी बात। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय DP चंद्रा जी, विश्व प्रेमी जी, हमारे योगेश्वर जी, आप सभी यहाँ जितने सम्मानित लोग हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। और हम एक विशेष मुद्दे को लेकर के यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, वो हमें बताएंगे कि क्या SC/ST सब प्लान है और उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान होगा। कि मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी हैं, तो मैं ज़्यादातर आप लोगों के विषय में बात करना चाहूँगा कि मेरा नाम केशव राम कोहली है और मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। ऑफिशियली शिमला से हूँ, ऐसे बेसिकली मैं पंजाब कुल्लू से हूँ और मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई है। पिताजी रेलवेज में थे तो वहाँ पढ़ाई की और सबसे पहले मतलब अब SC वर्ग में हम पैदा हुए, हमें पता कैसे चला। स्कूल में मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा तो हमें पता ही नहीं था, हम सब इकट्ठे पढ़ते थे, एक यूनिफॉर्म होती थी, ये नहीं पता था कि कौन किस कैटेगरी का है या कौन क्लास 4 का बच्चा है, कौन क्लास 1 का बच्चा है, कौन इंडस्ट्रीज का बच्चा है। सब इकट्ठे एक यूनिफॉर्म में थे, हमें ये चीज़ का पता ही नहीं था। सबसे पहले कब पता लगा जब हमने एग्ज़ाम्स भरे, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम भरते हैं, IIT की तैयारी कर रहे थे, मेरे पास नॉन मेडिकल था, तो उस समय एग्ज़ाम्स भरे तो पता लगा कि SC सर्टिफिकेट होता है तो हमें
एक उसका बेनिफिट मिलता है कि हमें 1000 रुपये का आईटी का फॉर्म उस समय शायद 200 रुपये में मिल रहा था। तो स्कॉलरशिप है, आप पायलट ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वो मैंने अखबार में पढ़ा और मैंने वो भर दिया। वो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की स्कॉलरशिप मिली थी और वो 20 लोगों को मिली थी। वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए थी। तो उसका प्री मेन मेडिकल वगैरह हुआ और वो मैंने क्वालिफाई किया। और वो मुझे पहली बार पता लगा कि इससे हमें इतना बेनिफिट भी होता है। नहीं तो मेरी शुरुआत जो हुई है, मेरे पिताजी रेलवेज़ में पहले क्लास 4 थे, फिर वो क्लास 3 रिटायर हुए। तो मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे पायलट ट्रेनिंग करेंगे। तो वो इस वजह से ये देन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। हमारे कई यंग मित्र हमारे पास हैं जो बहुत अच्छे साधन संपन्न घरों से हैं, कुछ मध्यम घरों से होंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उस समय उन्होंने क्या विषम परिस्थितियों में कैसे कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद हमारे संविधान को तैयार किया, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमें दिए। आजकल तो हम लोग ऑनलाइन रहते हैं, हम अपना गूगल पे या विकिपीडिया पे हम सर्च कर सकते हैं। तो वो बेनिफिट्स लेने के बाद उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर ज्वाइन की, क्योंकि वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस तक 60 आवर्स की फ़्लाइंग की थी, लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद और दिल्ली में। लेकिन आगे कमर्शियल के लिए उस समय कोई स्कॉलरशिप नहीं थी और कोई एजुकेशन लोन भी नहीं थे 95 में, काफ़ी करीब 10 लाख रुपए का खर्चा था। तो उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेरा एक दोस्त हैदराबाद था, वहाँ एक 1 सिटिंग एग्ज़ाम होता था। अगर आपके पास 10th 12th के बाद 3 साल का गैप है तो एक बार आप जाके उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अभी जयेश जी जा करके आए हैदराबाद, ट्रेनिंग करके आए। तो वो किया मैंने और 96 से मेरी जॉब लग गई। और फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ होती है, एलाइड सर्विसेज दिया। हमारे एलाइड सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर पोस्टिंग हुई मेरी काजा में। अच्छा, पूरे हिमाचल में हम 2 लोग कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए थे, दोनों SC थे। मेरा एड्रेस कागजों में शिमला था, एक का कंडाघाट था। तो 150 पोस्ट खाली थी, लेकिन हमें पोस्टिंग कहाँ मिली, मुझे मिली काजा। और वो जो मेरा दोस्त कंडाघाट का था विकेश कुमार, उसको मिली ऊना। हमने कोशिश की कि भाई नियर बाई हो जाए। सभी हम में से काफ़ी लोग एम्प्लॉयज़ होंगे, हमारे साथ भी हैं। तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर यही चाहते हैं कि भाई घर के नज़दीक रहे, थोड़ा पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, घर बार का भी। लेकिन वो नहीं हो पाया, वो काजा फर्स्ट पोस्टिंग हुई। फिर वहाँ मैंने और तैयारियाँ की। आजकल तो हम ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, उस समय सुविधा नहीं थी। 96 to 98 मैंने एक हमारा ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स होता था, उससे मैंने स्टडी मटेरियल मंगाया। UPSC की तैयारी कर रहा था, बैंक PO की तैयारी कर रहा था। तो ये मेरा एक नायब तहसीलदार एग्ज़ाम निकला, एक असिस्टेंट कमांडेंट का निकला और एक ये बैंक PO का, SBI PO का निकला। फाइनली इसमें सिलेक्शन हुई। फिर ऑन प्रमोशन नायब तहसीलदार, तहसीलदार, देन अभी मैं करीब 29th प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे हूँ। और 30 साल की नौकरी अभी मेरी 15 जुलाई को पूरी होगी और अभी और भी कुछ साल हैं। तो लेकिन उसमें ये बेनिफिट होता है कि मुझे पर्सनली ये बेनिफिट हुआ कि पूरे स्टेट में सर्विस करने का मौका मिला। बाहर से तो लोग आते हैं, पैसे खर्च के घूमने आते हैं यहाँ पर हैं। और मैं अभी चंबा में मेरी ये दूसरी पोस्टिंग थी। अभी मैं कुछ समय पहले तक जॉइंट डायरेक्टर था मेडिकल कॉलेज चंबा, और बीच में मेरे पास असिस्टेंट कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर का भी चार्ज रहा, SDM चंबा का, भरमौर का चार्ज रहा, ADM भरमौर का चार्ज रहा, तो वहाँ भी मैं गया। और 19 में मैं तहसीलदार भरमौर भी रहा हूँ, मैंने इलेक्शंस करवाए हैं। तो ये करीब अभी मेरी पोस्टिंग कांगड़ा ज़िले में हुई, तो ये फर्स्ट पोस्टिंग है। ये ब्यास डैम प्रोजेक्ट है जिसको तलवाड़ा डैम या पौंग डैम भी बोलते हैं, और उसमें भी कई नए चैलेंजेस हैं। कांगड़ा में फर्स्ट पोस्टिंग हुई, वहाँ अपने लोग बहुत हैं जिनके साथ बड़ी भारी समस्याएं हैं। 350 गांव डूब गए हैं 61 में, और उनमें से कई लोगों को आज तक प्लॉट्स जो मिलने थे राजस्थान में वो नहीं मिले। तो अब हम जा कर के वहाँ, मतलब एक आदमी, एक आपके बीच में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं देख रहा था। मैं अभी यहाँ खंडचंडी पैलेस में था, वहाँ लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी में बच्चे तैयारी करते थे। अभी मैं यहाँ संत रविदास जी के जयंती का प्रोग्राम था, उस दिन झांकी थी, उसमें भी मैं था। फिर मैं आया, फिर मैंने आपकी ये लाइब्रेरी देखी ऊपर। यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, इतनी वेल इक्विप्ड है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ तैयारी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। कि अगर आप लोग प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं
तो आप अपना तो भला कर ही सकते हैं, आप समाज का बहुत भला कर सकते हैं। आपके एक साइन से एक फाइल आप जल्दी क्लियर कर देते हैं, उससे कितना बेनिफिट होता है। आप में से कई लोग सर्टिफिकेट बनवाते होंगे अपने, हिमाचली सर्टिफिकेट कास्ट का या हमारे एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनते हैं। आपका अगर टाइमली एक सर्टिफिकेट भी अगर टाइमली आप इशू करते हैं तो कोई बच्चा जो है वो एग्ज़ाम भर सकता है, नहीं तो उसकी लास्ट डेट निकल जाती है। आजकल तो ऑनलाइन हो गए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो हमारे बीच में यंगस्टर्स हैं, अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हों या हमारा सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड है, तो मेरा नंबर चंद्रा सर के पास है, मैंने रजिस्टर में भी एंटर किया है। तो कभी भी कोई हेल्प लेना चाहें, मेरा फ़ोन हमेशा 24 घंटे ऑन रहता है, आप लोग हेल्प ले सकते हैं और तैयारी करें। उससे आप अभी जैसे ये बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, हमारे बीच में कई अधिकारी हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हैं चंद्रा साहब, इतने सीनियर ऑफिसर हैं हमारे, और स्कूल कॉलेज के लेक्चरर्स हैं हमारे बीच में, कई विभिन्न विभागों के लोग होंगे। जयेश जी हैं, यूनिवर्सिटी बोर्ड में हैं, इनको मैं जानता हूँ। एक संपादक हैं हमारे बीच में, प्रकाशक हैं टीसी सावंत जी, इनका अपना कैरियर एकेडमी भी है यहाँ पर और ये कई पुस्तकें भी छापते हैं। तो हम और अभी जैसे चंद्रा सर लाए, इन्होंने ये रिसाले दिए हैं हमें, जो ये जो पैम्पलेट्स दिए, इसके जो 4 पेज हैं, अगर आप इसी को सही से समझ लें, पढ़ लें, तो आपको पता लगेगा कि इनकी क्या सोच है, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। ये सब हमारे बेनिफिट की चीज़ें हैं, हमारे आने वाली जनरेशन्स के बेनिफिट की चीज़ें हैं। क्योंकि चंद्रा सर के अभी मैं घर भी जाके आया धर्मशाला में, पर्सनली इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके अंदर मतलब वो जज्बा है कि समाज के लिए हमें कुछ करना है। तो ये अपने घर से निकल के महीने भर यात्रा कर रहे हैं। नहीं तो हम में से कई लोग हैं जो अभी घर में हैं, थोड़ी सी बारिश हुई हो घर से यहाँ तक नहीं आ पाए, है ना। तो इनके लिए हम क्लैप कर सकते हैं एक बार। हर बार अपना परिवार छोड़ के इस यात्रा में साथ हैं और हमारे से जो जितना भी हेल्प हो सके तन मन धन से हम इनका साथ दे सकते हैं और हम एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सर ने मुझे बताया और मैं यहाँ आ सका आपके बीच में, आप सब यहाँ आए, आपके दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जुझारू हिमाचल प्रशासनिक अधिकारी हैं, विभिन्न पदों पर ये अपनी सेवाएं पूरे हिमाचल में दे चुके हैं। और पीछे जब ये चंबा में पोस्टर थे, जिसमें रीजनल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज चंबा के पद पर रहे और एग्जीक्यूटिव डीसी के पद पर रहे, कई बार इनसे रूबरू होने का मौका मिला। यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं। कभी फाइल को रोकना, इस तरह का कोई इनका आप उनके बातों से आप आइडिया लगा सकते होंगे कि लोगों के काम हो, लोगों के आप काम आए और आपके माध्यम से कोई लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी अगर कार्य हो रहा है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। बहुत ही सामाजिक तौर से बहुत ये एक्टिव रहते हैं। जिस तरह के भी कार्यक्रमों में अगर ये उपस्थिति इनकी रहेगी तो हमेशा ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और हमेशा युवाओं के लिए, सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इनका फ़ोन जो है, कभी भी आप इन्हें फ़ोन करें, कई बार मुझे ज़रूरत पड़ी, फ़ोन जब किया गया कई बार ये पिक नहीं कर पाए, कॉल बैक इनकी आ जाती है कि मैं मीटिंग में था या काम में व्यस्त था। रात को भी आप फ़ोन करेंगे तब भी आपका फ़ोन उठाएंगे और यथा जो आपकी जो ज़रूरत होगी, जिस तरह की आपकी आवश्यकता होगी, उस तरह का आपको निदान, कई बार इनके माध्यम से कई लोगों का निदान करवाने में भी सफल हुए हैं। लाभ इनकी वजह से लोगों को मिला है। तो इनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि हालांकि पोस्टर राजा का तालाब में है लेकिन यहाँ का रेजिडेंस है और बीच बीच में आते रहते हैं। तो आज उपलब्धता थी तो हमारे बीच आए, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने विचार अपने हमारे बीच रखे। तो मेरा निवेदन रहेगा स्टेट कोalition के सदस्य सुखदेव विश्व प्रेमी जी से कि वो मंच पर आएँ और इस यात्रा के बारे में जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदरणीय चंद्रा साहब, हमारे बीच में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आदरणीय पुलिस साहब, श्री गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय सूर्य जी, अम्बेडकर मिशन चंबा के प्रधान आदरणीय योगेश्वर धीर जी, हमारे आदरणीय प्रोफेसर अविनाश जी, पेंशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आदरणीय श्री मनोहर हितैषी जी,
और अन्य यहाँ साथी, आज की इस चर्चा में आप यूथ ज़्यादा आया तो कुछ उम्मीद बनती है, क्योंकि जिसके लिए जो एक्सपेक्टेड बेनिफिशरी है इस पूरी मुहिम में, तो आप लोग हैं, तो आप लोग आए। आप लोगों का भी आभार, जैसा सब कर रहे हैं मैं भी करता हूं कि आप लोग आए। और ये जो पूरा मुद्दा है, ये आर्थिक हिस्सेदारी का जो सवाल है, हम एक तो कल भी आदरणीय चंद्रा साहब के मार्गदर्शन में हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, जो जैसा कहा कि इनको ज़रूरत नहीं है, ये भारतीय वन सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, मैडम को पेंशन मिलती है, तो ये इनको कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु सुबह से 5 बजे से फ़ोन कर रहे थे, कुछ लोगों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए, और कुछ लोग अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं तो वो सोच रहे हैं कि लोग और दूसरा समाज नाराज हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं भी ये जो 1 रुपए में से हम 33 पैसे हम मांग रहे हैं, जो 77 पैसा है वो और समाज पे खर्च हो रहा है। हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हम किसी का दूसरा हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया है, तो हम अपना ही हिस्सा मांग रहे हैं। तो इसमें कोई किसी को नाराज करने की, किसी समुदाय को, किसी समाज के दूसरे हिस्से को नाराज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, जो 77% है वो उनके पास है, हम 33 मांग रहे हैं। तो जैसा इन्होंने आंकड़ा कहा कि वो पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब एक सवाल आप लोगों से है, जानना भी चाहेंगे कि स्कॉलरशिप का कितना क्राइटेरिया है, इनकम का? किसी ने भरा फॉर्म स्कॉलरशिप का? इनकम का क्राइटेरिया कितना है? भरा कोई फॉर्म किसी ने? स्कॉलरशिप मिली भी है कभी किसी को? किसी को नहीं मिली स्कॉलरशिप। स्कूल में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप छोड़ो सर, अभी फॉर्म भरे जा रहे थे जेएफटी के, बड़े सारे यहाँ पे बैठे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई। SC/ST का किसी ने भरा? अभी जेएफटी कमीशन भरा जा रहा है, मिली आपको छूट? बिल्कुल कोई छूट नहीं। हिमाचल, मैं तो चलो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि इतना है कि किसी भी प्रकार की किसी भी फॉर्म में कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। पटवारी में भी कोई कोई तो ये एक बड़ा सवाल है कि एक तो हमारे लिए जो क्राइटेरिया बनते हैं वो उसका जो क्राइटेरिया बड़ा टाइट होता है ना। अब आदरणीय कोहली साहब को भी जानकारी होगी, प्रोफेसर अविनाश जी भी हैं यहाँ, कि हमारे लिए कुछ स्कॉलरशिप में 2.5 लाख का क्राइटेरिया है ना, और EWS का क्राइटेरिया कितना है मालूम है ना आप लोग? कितना है EWS का क्राइटेरिया इनकम का? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो इनकम का क्राइटेरिया है कितना है? 8 लाख है, और हमारे लिए 2.5 लाख है। तो ये सबसे बड़ा भेदभाव तो ये है कि एक ऐसा समाज जो सदियों से पिछड़ा है ना, ये पे बैक सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि उस समाज की जिम्मेवारी भी है जिस समाज ने सदियों से हम लोगों को पीछे रखा है, उसको कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खोलनी पड़ेगी, मौके खोलने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी भी है। परंतु इस देश में ऐसा भी हो जाता है कि ऑर्गेनाइज होता है, सरकार में वो लोग, उनके ज़्यादा लोग होते हैं और उनके लिए ऐसे प्रोविजन आ जाते हैं कि वो हमें अंडरमाइन कर जाते हैं। EWS सबसे ज़्यादा अंडरमाइन करता है हम लोगों को। हमारे लिए 2.5 लाख का क्राइटेरिया है और उनके लिए 8 लाख का क्राइटेरिया। ये कहाँ का न्याय? तो ये बड़ा सवाल है। तो ये जो आज का जो मुद्दा है जिस पे ये यात्रा शुरू हो रही है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक तो हम 1 रुपए में से 33 पैसे मांग रहे हैं, जो आज की डेट में 0.04% रह गया है, 0.04% रह गया बजट हमारा। तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं हम। और ये जो पर्चा है, इस पर्चे में इसकी जानकारी है पहले पेज पे। सेकंड पेज में हमारी डिमांड, एकमात्र डिमांड है जो नारा भी लिखा है हमने, कि हम कानून चाहते हैं ताकि ये पैसा हमारे समाज पे खर्च हो। जिन राज्यों में कानून बना है वहां क्या प्रोविजंस आए हैं वो नीचे वाले पैरे में है ना, ये इस पैरे पे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों से मैंने इनसे गुजारिश किया कि इसको लाइव करो,
क्या है, हम 3 साल से लगे हुए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में जितने एमएलए उनके सिग्नेचर करवाए, मुख्यमंत्री को मिले 24 में 1 फरवरी को, उसके बाद कई बार मिले, चंद्रा साहब भी डिटेल में जाएंगे। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप ओपिनियन मेकर के तौर पे सोशल मीडिया में इस मुद्दे को ले जाएं, यही आपसे गुजारिश। हम आपको नहीं चाहते कि आप मीटिंग में आए, कोई किराया खर्चें, दूर जाएं, परंतु सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया आज की दौर में वो ओपिनियन मेकर है, तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ओपिनियन बनाएं कि ये बनना चाहिए। और कुछ हैशटैग लाइंस, कुछ कि स्कॉलरशिप के लिए मिशन स्पेशल एक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिशन स्पेशल एक्ट, है ना, कोचिंग के लिए मिशन स्पेशल एक्ट, सेंटर फॉर एक्सीलेंस रेजिडेंशियल स्कूल के लिए मिशन स्पेशल एक्ट। तो ऐसा कुछ टैगलाइन शुरू करें, और ये आप लोगों के लिए गुजारिश है। और ये जो खासकर जो नागर समाज है, हमारा जो सिविल सोसाइटी है, जो जागरूक लोग हैं, जो न्यायमूलक समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो भी कुछ हस्तक्षेप करते हैं। जैसे सूर्य साहब शुरू से जुड़े हैं, जब भी ऑनलाइन मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग होती है, कोई धरना होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। अहीर साहब हैं, केएल साहब तो कहीं चले गए बाहर, जो हमारे राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, अभी घर से आए पैदल, 92 ईयर्स ओल्ड हैं। तो 2007 में इनके मार्गदर्शन में हमने काम शुरू किया था हिमाचल में इन मुद्दों पे। तो ये जो आज के दौर में जिस तरह का सवाल है कि हमारा हस्तक्षेप, तो इस सवाल पे भी ये 1980 में कानून बना, स्कीम आई, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ प्लान की, आर्टिकल 46 में, जैसा इन्होंने कहा। तो 80 के बाद 20 साल हुए जब 2000 में, 2001 में थोड़ा इसके कुछ स्टडी करने का विचार है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री भी नहीं है हमारे लिए कोई, परंतु वो सोशल जस्टिस में बहुत से उसमें स्पेशल जो पर्सन है, अक्षम जो लोग हैं वो भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो सब लोगों के लिए वो डिपार्टमेंट है। माइनॉरिटी के लिए भी हो, ट्राइब के लिए भी, ओबीसी के लिए भी है। तो वो जो डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री है, उसके माध्यम से एक अध्ययन किया गया। तो ये कहा गया कि जिस उद्देश्य के लिए कानून बना है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, कि वो आबादी के अनुपात में पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, वो पैसा एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे खर्च होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो वो पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है जो उसके प्रिंसिपल के विपरीत है, उसके सिद्धांत के विपरीत है। तो इसलिए वो थोड़ी थोड़ी चर्चा मीडिया में कुछ बात चलना शुरू हुई, और धीरे धीरे 2012 तक, 2012 में हम पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए और एक डिमांड करना शुरू कर दी हमने देश के स्तर पे कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसी तर्ज पे जो है ये पूरे देश के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट फंड एक्ट बनना चाहिए। तो वो 2012 से 2014 तक वो प्रक्रिया चली, परंतु वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। हमने एक बिल बना करके भी सरकार को दे दिया था, यूनियन गवर्नमेंट को, तो वो आगे नहीं बढ़ पाई, परंतु वो प्रक्रिया कुछ राज्यों में फोकस हो गई। उसमें विशेष तौर पे तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा में फोकस हो गई, तमिलनाडु में, और आंध्रा में 14 से 17 तक वो आंदोलन चला, बड़ी लड़ाई हुई। उसके बारे में कभी आज कुछ विजुअल नहीं दिखा पाएंगे, बड़ा समय कोई 40 मिनट की है वो। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने कि किस तरह का आंदोलन हुआ, सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका रही, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी क्या भूमिका रही इस कानून बनाने में। लोग एजुकेशन में गए, अरेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ। तो ये 17 में जाकर के कानून बना। उसके बाद थोड़ा तेजी आई, कर्नाटक में कानून बन गया, कर्नाटक के बाद जो है वो राजस्थान में कानून बन गया, तमिलनाडु में कानून बन गया। तो ये जो जिन राज्यों में कानून बने वो बेहतर कानून, जैसा इन्होंने कहा कि ये तेलंगाना में बेहतर अच्छा कानून बना है। तो हम 3-4 बार जाके आए, वहां देखा कि किस तरह की स्थितियां हैं उस राज्य की। तो एक तो ये बजट है, दूसरा जो जनरल बजट भी होता है उससे भी कुछ काम हो रहे हैं। तो 3 मुख्य जो काम हुए हैं, वो पहला काम है कि जो एजुकेशन में काम हुआ है कि जैसा मैंने कहा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस रेजिडेंशियल स्कूल है, तो +2 तक स्कूल है, लड़कियों के लिए अलग स्कूल है, लड़कों के लिए अलग स्कूल है। दूसरा कॉलेज है, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खुले उन्होंने और लड़कों के लिए अलग है। उसमें
क्या क्राइटेरिया है? 85% बच्चे SC और ST के हैं, 15% बच्चे अदर कम्युनिटीज के हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप का जैसा इन्होंने कहा, प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हमारे तो 2018 के बाद घोटाला हुआ, बड़ा 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ, 250 करोड़ का। तो 250 करोड़ के घोटाले के बाद स्कॉलरशिप मिलना ही बंद हो गई। अभी तक की इंक्वायरी चल रही है कई जगह। हम तेलका से जहाँ से शुरुआत हुई, एक बच्ची से बात हुई तो उसने कहा 8वीं के बाद मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, मैं कॉलेज में हूँ अभी। और कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, लोकल टीचर जो हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये, और स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हर साल फॉर्म भरवा देते हैं हमारे से। तो ये आज हिमाचल की स्थिति है। परंतु उन राज्यों में प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप है, ओवरसीज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, जो इन्होंने कहा कि वो मास्टर के लिए 1 करोड़ है, PhD के लिए 2 करोड़ की स्कॉलरशिप है। तो वो भी है। हालांकि पूरे देश के लिए वो प्रोविजन 125 बच्चे जाते हैं। अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो 125 बच्चे सिलेक्ट होंगे। पर तो पिछला जो बजट था इस बार का तो हमने नहीं उसका आकलन किया। पिछले बजट को हमने थोड़ा एनालाइज किया तो 70 बच्चों को अब स्कॉलरशिप मिल रही है एनएस। तो ये स्थितियां धीरे धीरे देश में वो कम हो रहा है। हमारे लिए जो प्रोविजन थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। हमें जैसे भी जो भी स्तर है हमारा, हमें इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो उन राज्यों में स्टेट ने अपनी स्कॉलरशिप शुरू की और नेशनल ओवरसीज स्कॉलर भी शुरू किया है उन्होंने। कोचिंग सेंटर अपने हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर है, स्किलिंग के प्रोविजंस हैं वहाँ। इसके साथ साथ कुछ जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए एक 10 लाख की एक स्कीम है, दलित बंधु योजना। और स्टार्टअप की स्कीम्स हैं 10 लाख से 2.5 करोड़ तक स्टार्टअप की स्कीम्स हैं। तीसरी स्कीम जो है वो हाउसिंग के लिए है, जो खासकर शहरी जो गरीब परिवार हैं, अनुसूचित जाति के, जैसे वाल्मीकि समुदाय के परिवार हैं, बंगाली समुदाय हैं, जो घुमंतू रहा एक दौर में, उनके पास आवास के लिए जमीन नहीं है। तो वो उन लोगों के लिए एक सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 2000 मकान बनाए उन्होंने डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी के नाम पे। तो वो 2 BHK के फ्लैट बनाए हैं और उन महिलाओं को काम भी डेली कुछ स्किलिंग का काम करते हैं। तो ये जो प्रोविजन आया वहाँ, दूसरा हाउसिंग के लिए। तीसरा प्रोविजन जमीन के साथ है कि 3.5 एकड़ जमीन सरकार ने खरीद के दी है। तो हमारे पास तो कईयों के पास जमीन नहीं है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, कल भी जा रहे थे, वो कई एक महिला आई थी कि मेरा घर गिरने वाला है, कोई मदद नहीं मिल पा रही है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का एक प्रिंसिपल है कि धीरे धीरे डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है। वो में भी अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का प्रपोजल जाती है, 15 मकान की डिमांड करेंगे, 5 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है जैसे जॉब में हो रहा है। तो ये जो सवाल है, अब सारा जो सवाल है कि आगे कैसे बढ़ना है, कि वो उन राज्यों में जो हुआ कि जमीन वाला काम है, एजुकेशन का है, और तीसरा काम जो है जो उस राज्य में हो पाया है, वो सबसे बड़ा काम हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का, जैसे मैंने कहा, और ये जमीन का। अब इसके साथ दूसरे बजट भी खर्च हो रहे हैं उन राज्यों में, क्योंकि जो जनरल बजट है वो भी खर्च किए जा रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बदली हैं, हम चाह रहे हैं कि हिमाचल में भी वो कानून बनना चाहिए इस तरह का। हमारा स्टेट इतनी लिटरेसी है, हम केरल के बाद दूसरा राज्य है, परंतु यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी है, भेदभाव भी होता है। आज भी बच्चे के साथ भेदभाव हुआ, सिकंदर के साथ चिड़गांव में। तो ये इस तरह की स्थितियां वो तो मीडिया में आ गया, कई घटनाएं ऐसी होती है जो मीडिया में नहीं आती है। तो ये जो स्थितियां हैं कि स्कॉलरशिप की लड़ाई तो अलग है, अभी तो डिग्निटी का सवाल भी है, परंतु हम कह रहे हैं कि ये आर्थिक हिस्सेदारी इसलिए जुड़ी है कि अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। आप देखिए ना, गांव में जो पढ़ा लिखा समाज है, थोड़ा आर्थिक रूप से थोड़ा उसकी स्थिति सुधरी है, तो उसके साथ भेदभाव कम होता है, जातीय भेदभाव कम होता है। तो ये सवाल है, इसलिए आर्थिक हिस्सेदारी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जितने भी आज की इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को ले जाएं। और ये जो सिग्नेचर किए हमने, जैसा सूर्या साहब ने कहा, योगेश्वर जी ने कहा कि हम पहले भी विधायकों से मिले, तो
हमने कहा भी एक दोबारा हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस सरकार के एजेंडे में ये मुद्दा है। ये जो कांग्रेस है, इसका जो राष्ट्रीय घोषणा पत्र था लोकसभा का, उसमें 14 पॉइंट पे एजेंडा है, 14वें नंबर पे एजेंडा है कि हम आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बजट का प्रावधान करेंगे और उसके लिए कानूनी प्रावधान भी करेंगे। तो कानूनी प्रावधान एक्ट है, तो हम उनको याद दिला रहे हैं। तो ये हर विधानसभा में हर एमएलए के लिए हम मांग पत्र देना चाह रहे हैं, जो आप लोगों ने साइन किए। तो ये सब की जिम्मेदारी है कि पूरे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर हों और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जो जयंती मनाते हैं हम, वो आर्थिक हिस्सेदारी के मुद्दे पे इस बार की जयंती पे चर्चा होनी चाहिए। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम आर्थिक हिस्सेदारी पे चर्चा करें। जो बाबा साहब के जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं हो रहे हैं, वो एक चिंता की बात है। उनको माला पहनाने से कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री या एमएलए कोई माला पहनाएगा बाबा साहब को, वो श्रद्धांजलि नहीं होगी। असली श्रद्धांजलि बाबा साहब को यही होगी कि उनके जो संविधान का जो प्रावधान है वो लागू करें, उसकी एक शुरुआत करें, वो अच्छी श्रद्धांजलि होगी। तो मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि हम इस मुहिम को पूरे चंबा में ले जाएंगे, चंबा जिला में ले जाएंगे आप लोगों के माध्यम से। और उम्मीद है कि जल्द हिमाचल प्रदेश में कानून बने, कानून बनाने की प्रक्रिया की घोषणा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, जय भीम। इस SC/ST सबप्लान स्टेट कोalition के फाउंडर मेंबर हैं, पुराने सदस्यों में से एक हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर पूरे हिमाचल में घर घर जाकर इस यात्रा के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागृत करते आ रहे हैं। और अब मेरा निवेदन रहेगा इस कोalition के महत्वपूर्ण सदस्य श्री DP चंद्रा जी से कि वो मंच पर आए और आप सबको संबोधित करनी है। एक मिनट बताइए। आदरणीय केशव कोहली जी, हमारे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, श्री गीतेश्वर सूर्य जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश, प्रोफेसर अविनाश जी, जो यहाँ एंकरिंग का काम भी कर रहे हैं और बहुत समाज सेवी हैं, झाड़ू समाज सेवी हैं, श्री सुखदेव विश्व प्रेमी जी, कोalition के सदस्य और NGO है इनका, समाज के लिए ये समर्पित हैं, लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं 35-40 साल से, और लोगों के लैंडलेस के और दूसरे राइट्स के ऊपर, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। श्री योगेश अहिर जी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, जय शहीर जी, और TG सामंत साहब हैं हमारे बीच, और जितेंद्र सूर्य जी, प्रेसिडेंट गुरु रविदास सभा चंबा, हमारे बीच में तिलकराज तैशी जी हैं, अम्बेडकर जो डॉक्टर अम्बेडकर मनोहर लाल तैशी जी, रिटायर्ड जो हमारी अम्बेडकर मिशन क्या है सेवा कर्मचारी संघ जो है उसके प्रधान है। उसके अलावा जो स्वयं अध्ययन केंद्र अम्बेडकर मिशन सोसाइटी ने शुरू किया है और विद्या महेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो शुरू किए गए केंद्र हैं उनके बच्चे आए हुए हैं। उसके अलावा जो यहाँ यूथ आए हुए हैं और बहनों और भाइयों, आप सबका यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप लोगों ने ऐसे मौसम में होते हुए भी यहाँ आप उपस्थित हुए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार में इस मुद्दे पे बात कर ली है, लेकिन क्योंकि मुझे कहा गया है तो मैं चंद शब्द आपके सामने रखूँगा। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज अगर संविधान है तो वो पूरा देश संविधान से चल रहा है
जब संविधान में वो लिख रहे थे, उन्होंने आर्टिकल 46 और 38 में ये बताया कि भाई जो समाज जब गुलामी में थे तो वो उनको कोई अधिकार नहीं थे, वो गुलामों से भी बदतर थे, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए कि सरकारों को निर्देश दिए गए कि भाई वो इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान करें ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, वो उससे वो ऊपर उठ पाए। उसमें उसको मद्देनजर रखते हुए 1976 में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है ये बजट का प्रावधान किया गया अलग से, और 1980 में जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया, और फिर 1980 के बाद जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको इकट्ठा मिलकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो सब प्लान में ये पैसा देते गए। उसमें ये था कि आबादी के हिसाब से जो है वो बजट मिलना चाहिए। तो जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो जनसंख्या है वो है 24.5% और अनुसूचित जनजाति की 8.5%, तो टोटल 33% बनता है। तो आपका इसका मतलब ये है कि हमें इस समाज के विकास के लिए 100 रुपये में 33 रुपये मिलने चाहिए, जबकि पूर्व में बताया गया कि 40 पैसे तक की बात आ गई है, और इस साल के बजट में हो सकता है वो 40 से भी कम हो, क्योंकि अभी विस्तार में बजट आया नहीं है। तो इसको देखते हुए एक हिमाचल में भी ये बात चली कि भाई इसमें इसके लिए जो ये हेरा फेरी हो रही है, जो इतनी किसी की हकमारी हो रही है, उसके लिए अगर कानून बनता है तो ये डाइवर्शन नहीं होगी, जो पैसा दूसरी जगह लगाया जा रहा है वो नहीं लगेगा। तो जैसे इस साल का 55,000 लगभग 55,000 करोड़ का बजट है, तो अगर उसको 33% के हिसाब से माने तो आपको 15-16 हज़ार करोड़ रुपया तो इस SC/ST सब प्लान में मिलना चाहिए, जबकि मिल कितना रहा है वो 150 या 200 करोड़ के लगभग। तो ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप से जो है वो हमारे समाज का मतलब कि ये जो तबका है उसके लिए तरक्की के सारे जो वो है रुक गए हैं। तो इसको देखते हुए 2023 में हमारे जो मेंटर हैं लक्ष्मणैया साहब, मल्लपल्ली लक्ष्मणैया जी, वो तेलंगाना से, वो हमारे बीच में आए और यहाँ कंडवाड़ी में पालमपुर में वहाँ पहली मीटिंग मार्च में 2023 में शुरू हुई, और वहाँ ये फैसला हुआ कि इसको हम सरकार के आगे रखेंगे और इसके ऊपर इसके लिए कानून बनाएंगे। तो आज 3 साल हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हमने हर साल में क्या क्या काम किया, क्रोनोलॉजिकली नहीं बोलूँगा, लेकिन ये इसमें दिया हुआ है कि कब कब हमने क्या किया। ठीक है, तो सारांश में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने 3 बार हम मुख्यमंत्री महोदय से मिल लिए हैं, एक बार शिमला में, एक बार धर्मशाला में, एक बार रैत में, और तीनों बार हमने अनुरोध किया। हमारा स्टेट का डेलीगेशन मिला है और वो यही कहते हैं कि भी हाँ कर देंगे। उन्होंने जब हम शिमला में एक बार मिले थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप ड्राफ्ट दो बना के। एक हमारे भोरंज के MLA साहब हैं सुरेश जी, उनको कहा कि भाई आप ड्राफ्ट बना के दे दो, तो वो ड्राफ्ट बन के चला गया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारे टोटल 20 MLA है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उसमें से 3 मंत्री बन गए हैं। तो 17 MLAs में से 15 MLAs का हमने रिकमेंडेशन लेके उनके दस्तखत करा के CM साहब को कि भाई ये कानून बनना चाहिए। लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप में हम मुख्यमंत्री महोदय को मिलते हैं और बात करते हैं कि कानून बनाओ, तो ये सब खिसक जाते हैं, ये कोई भी सामने नहीं आता और हमारे मुद्दे को CM साहब के पास नहीं ले जाते। यही जो हमारी जो स्थिति है वो वार्ड मेंबर से लेकर और समझ लो कि मुख्यमंत्री तक, मंत्री प्रधान, सब ये सब लोग जो हैं, इवन जो हमारे यहाँ के वार्ड जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी जो पदाधिकारी होंगे उनका भी यही हाल है। इनको फंसते हैं वोट।
कि हमने लेने हैं वोट, तो वोट के लिए फिर हमारे कोई और दूसरे लोग नाराज ना हो जाए, ठीक है। तो झींगा और चांजू की तरफ तो कल सवेरे 4 बजे मैसेज आया कि जी ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, हमें अर्जेंसी पड़ गई और चले गए। दोनों जगहों से वो मैसेज आ गया। कारण ये था कि नल वाले जो लोग हैं वो नाराज हो जाए और हमारे वोट न मिले। फिर हम परेशान हो गए, तो हमने बड़ी मुश्किल से कहीं से जो हमारे संपर्क थे वहाँ से हमने वो संपर्क करके, और एक चिल्ली में और एक शिकारी में 2 मीटिंगें की और बढ़िया मीटिंगें हुई हैं। मतलब 50-60 लोग जो हैं एक मीटिंगों में आए हैं और उन्होंने इतना जोश दिखाया कि सर अगली बार आप आओ, हम 400-500 लोगों की मीटिंग कराएंगे, 5-5, 6-6 गाँव के लोग जो है वो आएंगे और आपके यहाँ मीटिंग करेंगे, दाम भी देंगे और सब कुछ करेंगे। तो मतलब हमें अब क्या करना है कि हमें जितने भी ये लीडर हैं अब क्या प्लान है। देखो यही था कि भाई हम ए और बी प्लान लेके चले। ए प्लान में ये था कि अभी हमने मेमोरेंडम देने हैं, एमएलए से मिलना है, प्रधानों से मिलना है, चीफ मिनिस्टर से मिलना है, मंत्रियों से मिलना है और रिक्वेस्ट करनी है कि ये बनाओ। तो 3 साल हो गए, ये नहीं हुआ। फिर प्लान बी में हमने ये सोचा था कि हमें संघर्ष करना है। जैसे तेलंगाना भी अल्टीमेटली उन्होंने संघर्ष किया और तभी वो, और उन्होंने उस संघर्ष में महिलाओं का बहुत योगदान रहा। अगली बार जब हम आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उससे पता लगेगा कि हक कैसे मिलते, अधिकार घर में बैठ के नहीं मिलते, ठीक है। आज आए हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है कि ये यंग बच्चे आए हुए, आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, क्योंकि भविष्य तुम्हारा जो है स्टेक होल्डर कौन है, 72 व्यक्ति आप लोग हैं, लैंडलेस हैं, जो पढ़ रहे हैं वो हैं, जो पढ़ गए हैं बेरोजगार हैं वो हैं। तो इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम कहते हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम आपके पीछे चलते हैं, ठीक है। तो इसी उसमें हम जागरूकता के अभियान में, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि मुद्दा क्या है, ठीक है नहीं, तो जागरूकता के अभियान में हम निकले हैं। तो ये हिमाचल को यहाँ से चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए कांगड़ा को, फिर उसके बाद आप कुल्लू मनाली ये सारा कवर, मतलब ट्राइबल एरिया को छोड़ के हमने सारा कवर करना है और कोशिश करेंगे कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि लोगों को सड़क पे तो उतरना पड़ना, क्योंकि अपने हक की लड़ाई जो आज आपकी रोटी दूसरा आदमी खा रहा है ना, वो आपको छीननी पड़नी, तो उसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ना। अगर सर्वाइव करना है, वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, तो आपने फिट रहना है तो तभी सर्वाइव हो सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई दूसरा आदमी आपके लिए नहीं लड़ेगा। तो मुझे दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी आबादी है इस मोहल्ले की, लेकिन घर से आदमी बाहर नहीं निकलता। यही बात है, प्रधान आए हुए हैं सारे, लेकिन प्रधानों से क्या बनेगा? जो आम जनता है उनको अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं। कल को यही लोग, ये बच्चे आप लोग पूछेंगे उनको कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि बड़ों की भी जिम्मेवारी है ये। हम भी अपने घरों में बैठ सकते थे, चले हुए ठीक है, बाबा साहब ने कहा था कि बैक टू द सोसाइटी, कि आप अगर कहीं सक्षम हो जाओगे तो आपने समाज के लिए कुछ ना कुछ देना है, ठीक है नहीं। तो उसके दिमाग में रखते हुए हम आप लोगों के पास आए हैं, ठीक है। हम जागरूक, एक मिनट सुनो, हम जागरूक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सड़कों पे उतरना पड़ना। जब सड़कों पे उतरना पड़ना तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम सड़क पे उतर भी रहे हैं तो किस लिए उतर रहे हैं, तभी आदमी आएंगे ना सड़क पे। ऐसे क्यों आएगा? वो बोलेगा पता नहीं किस लिए बुलाया हुआ, ठीक है। तो जब ये हम जागरूकता अभियान में कर लेंगे, और एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि ये नहीं है कि हम यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ बातचीत करके और निकल जाएं और उसके बाद अपने अपने जाके सो जाएं, नहीं। जैसे प्रेमी साहब ने कहा कि इसको वायरल करना है, इसको जहाँ जहाँ भी आपकी चर्चा हो वहाँ आपने बात करनी है कि ये एक मुद्दा है, ये गाँव-गाँव में घर घर तक ये चीज़ें पहुँचानी पड़ती, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हम मानसून सेशन में जो है ये धरना देंगे, ठीक है। वहाँ एक तो शिमला में होता है और विंटर में होता है धर्मशाला में, ठीक है, वहाँ धरने देंगे। और एक बीच में
सेंटर में कहीं हमीरपुर या बिलासपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन करना पड़ना, रैली करनी पड़नी, तो उसके लिए भी लोगों को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो आप ये दस्तखत कर रहे हैं, ठीक है, ये जो करवा रहे हैं दस्तखत, एक मेमोरेंडम है ये माननीय विधायक महोदय के लिए, ये पूरे 68 कंस्टिट्यूंसी में ऐसे ही बनेंगे। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से हम पूरे, जहाँ नहीं भी जा रहे हैं वहाँ भी हम ये भेजेंगे। तो ये जब आपके ये दस्तखत हो जाएंगे, इस पे और भी दस्तखत करवाओ, और उसके बाद जो यहाँ की हम एक कमेटी बनाएंगे, आज ये कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जो है पब्लिक को साथ लेके जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो पाए वो इकट्ठे हो गए, और 14 के आगे पीछे जब भी माननीय विधायक साहब अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, जाएं और उनको ज्ञापन दें और ये कहें कि हम आपके वोटर हैं। वोटर एज ए वोटर जाओ आप और ये बोलो, अगर आपने वोट लेना है आगे आने वाले 27 में जो इलेक्शन है, आपने वोट लेना है तो आप पहले हमारा कानून बनाओ, ठीक है। पार्टी छोड़ो, आप चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, कोई भी है, ठीक है, नहीं, लेकिन मुद्दा ये समाज का है, ठीक है। इसमें समाज परेशान हो रहा है। आप भूल जाओ कि कौन कांग्रेस में है, कौन भाजपा में है, सब अपनी अपनी, ठीक है, जिसको मर्जी वोट दो आप, है ना, जो मर्जी खड़ा हो, ठीक है, उसकी अपनी लोग है। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जो आप कॉमन लोग हैं, ठीक है, वो खड़े हो जाओ, ठीक है, और जाके अपने माननीय विधायक के पास जाके उनको कहो कि भाई ये हमारा मुद्दा है, आप 3 साल से हम लगे हुए हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अगर अगले साल आपने वोट लेने हैं हमारे से, तो ये हमें कानून बनाओ, और इस तरह से, ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं, जैसे अभी 14 मतलब इस महीने या अगले महीने तक, है ना, मानसून सेशन तक अगर नहीं ये बात बनती है, क्योंकि ये पास होगा विधानसभा में, ठीक है, पहले कैबिनेट में पास होगा, उसके बाद विधानसभा। अगर नहीं होता है तो फिर सड़कों में उतरेंगे। एक बार हम 68 कंस्टिट्यूंसी से लोगों को भेजेंगे, नहीं होगा तो फिर सड़कों में उतरेंगे। नहीं उतरोगे आप लोग तो फिर आप तो जानो, ठीक है, नहीं, ये आपका मुद्दा है। अगर उतरोगे अपने भविष्य के लिए, अगर आप लड़ोगे तो ठीक है, नहीं लड़ो, नहीं लड़ना तो बात अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये प्लानिंग है, और इसको आपने जो है वो आगे तक ले जाना है, ठीक है। मतलब एक ही है बात कि ये लोगों के घर घर तक जानी चाहिए। अभी भी आज भी ये, अरे योगेश्वर हीर जी वगैरह और बाकी लोग गए थे, पर्चे भी बांटे, कुछ कलेक्शन भी की होगी। तो इसी तरह घर घर में जाके, एक यूथ लोग हैं, आप समय निकाल के और लोगों के घर घर जाओ और ये बात को, इस मुद्दे को पहुंचाओ, ताकि जब सड़क पे उतरना पड़े तो जनता दिखनी चाहिए। जब तक गर्दनें दिखेंगी लोगों को, सरकार को, तब तक ये बात नहीं होगी। हम अलग अलग सोसाइटी, एसोसिएशन बना के बैठे हैं, पूरे भारत में लाखों एसोसिएशन हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उसका है कोई फायदा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक ये इकट्ठे होके बात नहीं करेंगे, संगठित होके नहीं काम करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमें, ठीक है, अपनी एसोसिएशन को अपने मुद्दे पे काम करना चाहिए, लेकिन जब कॉमन मुद्दा है, जो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सबके इंटरेस्ट है, उसमें इकट्ठे मिलके चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अब अभी भी हमारे लोग जो हैं वो कई जातियों में बटे हुए, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। भाई जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसको क्लास बना दी, 3 क्लासें बना दी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। अब 6743 लोगों को इकट्ठे तीनों में बंटना चाहिए ना, और बट के अपनी लड़ाई लड़े, अपनी लड़ाई लड़े। अगर हमारे 20 लाख अगर एससी और एसटी के लोग हैं इस हिमाचल में इस वक्त, तो अगर 10 लाख भी अगर उसमें सक्रिय हैं, चलो बुजुर्गों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, तो अगर 10 लाख में 2 लाख भी अगर कहीं दिख जाए किसी जलसे में, तो सरकार तो बोलेगी ये तो हंगामा हो गया। हमारे पास फिगर बहुत बड़ी है, लेकिन नजर कितनी आती है, आप यही देख लो, हमारे कितने वोट्स हैं यहाँ के, कितने वोटर हैं, कितने हैं, कौन आए, शर्म होती है, बहुत दुख होता है। हमें तो कुछ नहीं लेना देना, जैसे प्रेमी साहब ने कहा, हम तो बहुत सक्षम है, मेरे बच्चे सब पढ़ लिख गए हैं, सब बहुत अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड। बाबा साहब की देन जो हमें मिली थी,
जो हमने खाया है उनका, उसका उधार चुका रहे हैं, बाकी नहीं है। तो आप अपने लिए सोचो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 2 मिनट बैठे, कोई जाए ना भी। लेकिन कोई कविता देख रहा हूँ कि कोई मिल जाएगी तो मेरी कविता का शीर्षक है आज का दिन। जैसे सर ने बता दिया, मैं प्रकाशक हूँ, क्लासिक मेरी सुल्तानपुर में प्रकाशक हूँ। मैं प्रोफेशन से एकेडमी भी चलाता हूँ, मैं राइटर हूँ, 51 किताबें 51 बुक्स का मैं ऑथर हूँ और 150 से ज़्यादा किताबों का मैं प्रकाशक हूँ। और मेरी एक कविता है, मेरी कविता का शीर्षक है आज का दिन। हो गया है परिपक्व सा वो, खो चुका है बचपन की सारी मासूमियत। हो गया है परिपक्व सा वो, खो चुका है बचपन की सारी मासूमियत। अब महज ढाबे पर झूठे बर्तन ही नहीं मांज रहा हो, बल्कि हाथों की लकीरों को भी धोने पर आमादा है। मालिक की झिड़कियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, मालिक की झिड़कियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। एक वीर की भांति कर्म पथ पर अग्रसर होकर सामाजिक समता को निखारने में खड़ा है आज। तो ये छोटी सी कविता थी, मेरी कविता